नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो से प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अरब सागर में जो गिरने वाली नदियां थी उसके बारे में विस्तार से जाना। उससे पहले हम लोगों ने हिमालय की नदियों के बारे में एक एक करके विस्तार से जाना। आज के वीडियो में प्रायद्वीपीय नदी पार्ट 2 के अंतर्गत हम लोग जो किसमें बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में अरब सागर में बहने वाली सारी नदियों के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो उस वीडियो को आप आराम से देखिए, फिर आप इसको देख सकते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों? अब हम लोग आज आप हेडिंग डाल सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत के पठार के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी में, जो कि दक्षिणी भारत में गिरने वाली बंगाल की खाड़ी या दक्षिणी घाट में प्रवाहित होने वाली बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो अब हम लोग एक एक करके सभी नदियों के बारे में, उनकी कोई सहायक नदियां है कि नहीं है, उनकी एक एक विशेषताएं, जो मुख्य विशेषताएं, वो सब एक एक करके सभी नदियों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ये आपके सामने पूरा मैप है, ठीक है। जो ब्लू लाइन में मैंने बता रखा है ये है मुख्य नदियां, और रेड लाइन में जो बता रखी है ये है सहायक नदियां। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी है, सारा मैप में बना नहीं सकता, इसलिए मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल सकते हैं बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। कौन सी? दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो दोस्तों एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कौन कौन सी नदियां हैं, फिर हम लोग एक एक करके सबके विस्तार से जानेंगे। अगर मान लो कभी कभी एग्जाम में क्रम भी पूछ लेते उत्तर से दक्षिण की ओर, कि उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों को कुछ 4 नाम दे दे आपको, ऐसे ये 4 नाम दे दे, तो आपको ये क्रम भी पता होना चाहिए, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर की ओर। क्लियर हो गया? इसमें ध्यान देना है आपको कि भाई एक एक आप सबसे ऊपर जो सबसे पूर्वी नदी है कौन सी है? दामोदर नदी। ये आपको ये नदी किसका भाग, ये आपको पता है, ये हुगली नदी है, किसका भाग है? गंगा नदी का है, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इस पर ध्यान देना है। दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, वैतरणी नदी, ब्राह्मणी नदी, महानदी, रसिकुलिया नदी, गोदावरी, कृष्णा और पेनार, कावेरी, वैगई और ताम्रपाली। अब हम लोग एक एक करके सबकी विशेषताओं के बारे में जानेंगे। ये आपको कर्म पूछ ले तो कई कबार क्रोनोलॉजी से रिलेटेड सवाल बन जाते हैं। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप सबसे पहले अपन लोग उत्तर से स्टार्ट करते हैं, पूर्व के हिस्से के सबसे पहले नदी को लेते हैं दामोदर नदी। आप हेडिंग डाल दीजिए दामोदर नदी। तो दामोदर नदी में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नदियों के बारे में पढ़ते हुए, भाई किस राज्य से संबंधित है या इसका उद्गम क्षेत्र का कोई नाम है तो उसके बारे में पता होना चाहिए। तो देखो दामोदर नदी है जो आपको पता है, यहाँ कौन सा क्षेत्र? छोटा नागपुर, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के बीचों बीच से होते भ्रंश घाटियों से बहते हुए हुगली नदी में मिल जाती है। न कि दोस्तों इसकी जो धारा है दामोदर नदी की, ये डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में नहीं गिर रही है, ये ध्यान रखना आपको। डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में ना गिर के हुगली नदी में मिल जाती है, फिर हुगली नदी के सारे ये लोग बंगाल की खाड़ी में इसकी धारा गिरती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए इसका उद्गम क्षेत्र छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच से होते हुए, कहां पर? छोटा नागपुर पठार में, झारखंड के छोटा नागपुर पठार के बीचों बीच होते हुए ये पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाती हैं, और हुगली नदी की धारा के सहायता से ये क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसकी बात तो हो गई, इसके अलावा आपको राज्य पता होना चाहिए, भाई किस राज्य से संबंधित है, इसका उद्गम क्षेत्र क्या है। ये किसी भी कॉमन विशेषता होती है, 2-3 कोई भी नदियां हो उसकी 2-3 विशेषता में कॉमन विशेषता होती है। इसके अलावा अगर बात करें दूसरे, अब हम लोग 2-2-3-3 पॉइंट जो मुख्य रूप से एग्जाम की दृष्टि से आप मैप में ध्यान रखना है, क्योंकि दोस्तों ये मैंने इतना डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाने का यही रीजन है कि ज्योग्राफी को आप जितना प्रैक्टिकली मतलब मैपिंग के माध्यम से समझेंगे उतना आप सबके लिए बढ़िया होगा। कोई भी चीज रटने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ मैपिंग के माध्यम। मैंने कुछ नहीं बताया यहाँ पर, आपको पता है ये पठार के बारे में जब आपको पता है तो छोटे नागपुर पठार के बारे में यहाँ पर बताया था, उसी के बीचों बीच ही नदी निकल रही है, तो आपको लोकेशन आराम से समझ में आ गई होगी। तो अब दूसरे नंबर पर हेडिंग डाल दीजिए। पहले नंबर पर तो हम लोगों ने क्या हेडिंग डाल दी? दामोदर नदी। दूसरे नंबर पर आप हेडिंग डाल सकते हैं स्वर्ण रेखा नदी। कुछ नहीं दोस्तों, इसका फिर वही बात हो गई कि भाई किस राज्य से या उसका उद्गम क्षेत्र कहाँ से है। तो दोस्तों इस स्वर्ण रेखा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है आपको पता है, छत्तीसगढ़ की राजधानी जो रांची है, झारखंड की राजधानी रांची के पास से होते हुए स्वर्ण रेखा नदी प्रवाहित होते हुए उड़ीसा में, ध्यान रखना दोस्तों, रांची के पास से मतलब
आपको पता है झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। रांची के पास से ये भी ध्यान रखना है छोटे नागपुर के पठार से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। दामोदर नदी भी छोटे नागपुर के पठार से संबंधित है, और जो स्वर्णरेखा नदी है वो भी किससे संबंधित है? दामोदर पठार के संबंधित, सॉरी छोटा नागपुर पठार से संबंधित। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि भाई रांची के पास है, ये जो यहाँ आप मान सकते हैं यहाँ पर रांची का जो है झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। रांची के पास से होते हुए नदी उड़ीसा में, यहाँ देखो ये उड़ीसा का क्षेत्र है, उड़ीसा में मुहाना बनाती है और फिर कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो ये झारखंड की राजधानी रांची के पास से होते हुए छोटा नागपुर के पठार से संबंधित ध्यान रखना। झारखंड की राजधानी रांची के पास से होते हुए उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हो गया? ये आपको आराम से समझ में आ गई। ये छोटी छोटी चीजें है दोस्तों, इसमें ज्यादा कुछ बहुत सारा मैराथन नहीं लिखनी है आपको, इसकी कोई ज्यादा सहायक नदी है नहीं, इसलिए इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। तो अब आप तीसरे नंबर पर हेडिंग डाल सकते हैं वैतरणी नदी। वैतरणी नदी है जो कुछ नहीं दोस्तों, इसका एक पॉइंट है मेन, जो उड़ीसा के अंदर क्योजोर पठार है, क्या नाम है? क्योजोर पठार से निकलती है, सिर्फ उड़ीसा के अंदर इसका क्षेत्र है, ये ध्यान रखना आपको। ये केवल उड़ीसा के अंदर बहती है, कोई दूसरे या तो दूसरी नदियों में हम लोग पढ़ते हैं कि भाई झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में वहां जाती है, या उड़ीसा छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा में जा रही है, लेकिन ये नदी है जो वैतरणी नदी केवल उड़ीसा में बहती है, क्योजोर पठार से संबंधित है, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखना इसमें छोटा नागपुर पठार का या छोटा नागपुर पठार से संबंधित नहीं है, ठीक है। आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में कई बार कंफ्यूज करने के लिए कि भाई दामोदर नदी है जो स्वर्णरेखा वैतरणी नदी में से तीनों में से कौन, 2-3 स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं कि भाई छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, तब ये भी ऑप्शन डालेंगे। आपके दिमाग में हो सकता है यही रहे, लेकिन आपको दिमाग में ये होना चाहिए क्योजोर पठार से उड़ीसा के अंदर ही ये नदी बहती है। क्लियर हो गया? अब हम लोग एक और हेडिंग डालते हैं आगे, चौथे नंबर पर हेडिंग डाल दीजिए ब्राह्मणी नदी। क्या हेडिंग डालोगे आप? ब्राह्मणी नदी। तो चौथे नंबर पर आप ब्राह्मणी नदी डालोगे तो इसमें आपको वही बात होगी, ये भी रांची के पास से होते हुए, ठीक है ना। झारखंड की राजधानी रांची, क्या है झारखंड की राजधानी? रांची। तो रांची से होते हुए, झारखंड से होते हुए आगे कहां प्रवाहित हो रही है? आगे उड़ीसा के अंदर अपना मुहाना बनाती है। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। तो रांची झारखंड के पास से होते हुए, ये भी छोटा नागपुर से संबंधित, ये जो तीनों नदियां हैं ये की छोटा नागपुर पठार से संबंधित है, ये ध्यान रखना है। तो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी नदियां छोटा नागपुर पठार से संबंधित है? स्वर्णरेखा है, ब्राह्मणी है और महानदी है, ठीक है। सॉरी महानदी नहीं है, दामोदर, स्वर्णरेखा और महानदी, ब्राह्मणी नदी। क्लियर हो गया? ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें है ना ये चीजें तो बता दी हम लोगों ने। तो झारखंड में रांची के, जो झारखंड की राजधानी रांची है, ठीक है, तो वहां से होते हुए ये उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है और कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। क्लियर हो गया? ये आपको आराम से समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे आ जाइए आप। आगे आपको ध्यान देना है कि भाई आप हेडिंग डाल सकते हैं महानदी। 5 नंबर पर कौन सी हेडिंग डाल दी है? महानदी। तो महानदी का उद्गम क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से संबंधित है। किससे संबंधित है? छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से होते हुए उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है। कौन सी नदी है? महानदी है जो छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार से होते हुए उड़ीसा में अपना मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर हो गया? ये वाली नदी है जो महानदी है। ये जो इसकी विशेषताएं थी मैंने कुछ की, ये तो बता दी है, ठीक है। अब आगे आप हेडिंग डाल दीजिए। उससे पहले एक और नदी बता देता हूं मैं अगली हेडिंग में। इसमें आप एक नया पॉइंट और जोड़ सकते हैं, महानदी। तो महानदी घाटी है जो महानदी घाटी, जिसे महानदी बेसिन बोलते हैं, ठीक है ना। महानदी बेसिन का क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में, यहाँ पर धान की खेती के लिए उपजाऊ है, ठीक है। तो धान की खेती के लिए, जिसे हम लोग धान का कटोरा कैसे बोलते हैं, छत्तीसगढ़ को बोलते हैं, तो वो किस महानदी बेसिन को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर उपजाऊ जमीन है, ठीक है ना। ये जो क्षेत्र है उत्पादक होता है धान की खेती के लिए। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया। अब आप एक छोटी सी हेडिंग एक और डाल सकते हैं, ऋषिकुल्या नदी या रसुकुल्या नदी, ठीक है ना। तो ये नदी भी उड़ीसा से संबंधित है, बस छोटी सी नदी है, आपको इतना ध्यान रखना है। ये भी रसुकुल्या नदी जी संबंधित किससे है? उड़ीसा से संबंधित है। इसमें ज्यादा कुछ आपको ध्यान नहीं देना, बस थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए। आजकल एग्जाम में क्वेश्चन जो आ चुके हैं उसको कम पूछ के, जो जहां से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछे
वहां तक आप कोशिश कर रहे हैं वहां तक क्वेश्चन जाए, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अब अगर आगे बात करें, अब आप मुख्य हेडिंग डाल दीजिए। आगे नंबर पर हम लोगों ने ये कौन सी 1 2 3 4 5 6 नदियां पढ़ ली, 7वें नंबर पर आप हेडिंग डाल सकते हैं गोदावरी नदी। गोदावरी नदी में वही बात होगी, सबसे पहले नदी का उद्गम क्षेत्र, उसका किन किन राज्यों में विस्तार है, फिर कोई अगर मुख्य विशेषताएं हो, सहायक नदी है, उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को इसका उद्गम स्थान, सबसे पहले मैं ये बता दूं, जो गोदावरी नदी है इसे बूढ़ी गंगा भी बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कौन सी क्या बोलते हैं? बूढ़ी गंगा। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा किसे बोलते हैं? ये भारत की बूढ़ी गंगा के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? गोदावरी नदी, ठीक है ना, इसे बूढ़ी गंगा नदी भी बोलते हैं। अब इसके उद्गम क्षेत्र पर आ जाते हैं। इसके उद्गम क्षेत्र की बात करें तो ये नासिक के, ये क्या, नासिक में त्रियंबक पठार, कौन सा पठार है? नासिक के, महाराष्ट्र के नासिक में त्रियंबक पठार से होते हुए, किस पठार से? महाराष्ट्र के नासिक में त्रियंबक पठार से होते हुए आगे ये नदी प्रवाहित होते हुए आंध्र प्रदेश में अपना मुहाना बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये आपको समझ में आ गया होगा। कहां से? महाराष्ट्र के नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के त्रियंबक पठार से होते हुए ये नदी आगे महाराष्ट्र से होते हुए कहां जा रही है? तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश में मुहाना बना के बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर आगे बात करें इसकी और क्या विशेषता हो सकती है दोस्तों, एक और विशेषता लिख सकते हैं आप इसे, ये क्या है? दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यहाँ से आप मैप में अगर नोट करेंगे तब भी ये आपको आराम से दिख जाएगा, मैंने मैप में बता दिया है, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जाएगा ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कह सकते हैं अपन। एक और विशेषता होगी। इसके अलावा अगर बात करें, जो दक्षिण भारत की जो पूर्वी घाट की नदी है, ये तो क्या डेल्टा का निर्माण करती है, अपन सबको पता है, ये पहले भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें आप हेडिंग डाल दीजिए इसकी जो सहायक नदी है, सहायक नदियों की क्या विशेषता है, उसको पढ़ने से बढ़िया है एग्जाम में सहायक नदियां पूछ लेते हैं। तो कौन कौन सी सहायक नदियां हैं? पहले आप अगर उत्तर की ओर बहने वाली नदियां की बात करें तो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों में आ जाती हैं पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती और सौरी, ठीक है ना, सौरी भी है। इसके अलावा मजीरा भी है। इसके अलावा एक दो नाम मैंने और बताए, परवरा और पूर्णा। परवरा, पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, मजीरा। तो यहाँ से आप नोट करेंगे जो उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं कौन कौन सी? मजीरा के अलावा बाकी सब लोग उत्तर की ओर, बाकी सब नदियां क्या उत्तर की ओर प्रवाहित होकर इसमें मिल रही हैं, गोदावरी नदी में मिल रही हैं। लेकिन जो मजीरा नदी है जो दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए किसमें मिल रही है? गोदावरी नदी में। ये बस आपको थोड़ा मैप में मैंने सारी चीजें बता दी हैं, तब आप समझ गए होंगे। मजीरा है जो किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। ये गोदावरी के दक्षिण से होते, दक्षिण की ओर किसमें शामिल हो रही है? गोदावरी में। बाकी सब नदियां हैं जो कहाँ प्रवाहित होकर गोदावरी में आ रही है, उत्तर से प्रवाहित होकर गोदावरी नदी में शामिल हो रही है। ये सब क्या है? ये गोदावरी की सहायक नदी है। बस दोस्तों इतना आपको ये ध्यान रखना है। अगर पूछ ले कि भाई इनमें से इनकी सबसे लंबी नदी कौन सी है सहायक नदियों में, तो अपन कह सकते हैं इंद्रावती, ठीक है। जो इंद्रावती नदी है ये जो गोदावरी की सहायक नदियों में सबसे लंबी नदी है। बस ये ध्यान रखना है आपको। अगर गोदावरी आपको पता है सबसे लंबी, लेकिन इसकी जो सब लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग किसी है, इसकी लंबाई है 1461 किलोमीटर। ऐसे डेटा तो नहीं पूछते हैं बड़े एग्जाम में, फिर भी अगर आपको पूछ ले तो ये आपको ध्यान रखना। 1461 किलोमीटर, 1461 किलोमीटर है जो इसकी लंबाई है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जो मुख्य रूप से आपको विस्तार पता होना चाहिए, कौन कौन से राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। इसका प्रवाह किन किन देशों से है, किन किन राज्यों से है? महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य से। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हेडिंग आगे डाल दीजिए कृष्णा नदी, ठीक है। क्या हेडिंग डालोगे? कृष्णा नदी। सबसे पहला पॉइंट आपको ये रखना है कि जो कृष्णा और गोदावरी के मध्य कौन सी झील है? कोलेरू झील। किनके मध्य है? कृष्णा और गोदावरी के मध्य ये कौन सी झील है? कोलेरू झील है। अगर आपको पूछ ले कि कोलेरू झील किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश से, ठीक है।
किन दो नदियों के मध्य है या कहाँ स्थित है? गोदावरी और कृष्णा के मध्य कोलेरू झील है। ठीक है, अब आपको पता है ये जो यहाँ का जो डेल्टा क्षेत्र है ये लगातार दोनों अब एक हो रहे हैं, क्योंकि लगातार जो डेल्टा का क्षेत्र बढ़ रहा है, ठीक है ना, अवसाद का क्षेत्र बढ़ रहा है, तो ये दोनों सिरे क्या एक हो रहे हैं। गोदावरी और कृष्णा का जो डेल्टा है ना आपस में मिल रहे हैं, तो इसका विस्तार हो रहा है। तो अब इसके अलावा कृष्णा नदी का बात आ जाती है भाई इसका उद्गम क्षेत्र। इसका उद्गम क्षेत्र है जो आपको देख, यहाँ से ध्यान दीजिए, ये है, ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से कृष्णा नदी का उद्गम क्षेत्र क्या है? महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से होते हुए, महाराष्ट्र के महाबलेश्वर चोटी से होते हुए आगे कौन कौन से राज्य में? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, इसके अलावा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें, इसके अलावा एक राज्य कर्नाटक भी है, आपको यहाँ ध्यान देना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। दोस्तों दो राज्य इसलिए हो गए यहाँ पर, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को अब दो अलग राज्य घोषित कर दिया गया है। पहले दोनों एक ही थे, तेलंगाना 2014 के बाद से इन दोनों को अलग राज्य, जो तेलंगाना की अलग राज्य की मांग थी उसे स्वीकार लिया था, इसलिए ये तेलंगाना का निर्माण हुआ। इसलिए इस धारा को पहले तो 3 राज्य के रूप में जानते थे अपन, क्योंकि तेलंगाना अलग राज्य न होकर किसका भाग था? आंध्र प्रदेश का ही भाग था। लेकिन जब तेलंगाना को एक अलग राज्य घोषित कर दिया, तब आप कह सकते हैं कि भाई जो कृष्णा नदी है जो इसका प्रवाह है 4 राज्यों से होकर। कौन कौन से राज्यों से? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा। उद्गम क्षेत्र कौन सा है? महाबलेश्वर चोटी। कहां पर है ये? महाराष्ट्र में। ये आपको पता होना चाहिए। अब आप हेडिंग डाल दीजिए किसकी? कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है कौन कौन सी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जगह कम थी इसलिए मैंने सारे शो आउट नहीं किए, लेकिन फिर भी उनके नाम है जो मैं आपको बता देता हूँ एक एक करके। तो कृष्णा नदी की सहायक नदियों में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी है? तुंगभद्रा। क्या नाम है? तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दुग्धगंगा, मौसी, कोयना और भीमा। ये नाम आपको याद होने चाहिए। दोस्तों ऐसे रटोगे तो याद नहीं होने वाले, लेकिन आप मैपिंग के माध्यम से आप एग्जैक्ट मैप देख के इसको बार बार देखोगे तो आपको आराम से याद होने चाहिए। क्योंकि एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं, आपको सीधा पूछ सकते हैं मौसी किसकी सहायक नदी है, या तीन आपको नाम दे सकते हैं और इनमें से एक आपको मिक्स कर सकते हैं इसमें किसी भी दूसरी नदी का। पूर्णा को इसमें मिक्स करके 4 स्टेटमेंट बना दिए, तब आपको पता होना चाहिए पूर्णा है जो गोदावरी की है, और मौसी, कोयना और भीमा नदी है जो किसकी नदी है? कृष्णा की सहायक नदियां। क्लियर हो गया? ये आपको समझ में आ गया होगा, ये उम्मीद कर रहा हूं कि आपको क्लियर हो ही गया होगा। इसके अलावा अगर विशेषताओं की बात करें तो मैंने ये तो पहले आपको बता दिया, गोदावरी और कृष्णा के मध्य कौन सी झील है? कोलेरू झील है। ठीक है, अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए क्या? पेनार नदी। हम लोगों ने 5-7 जो भी नदियां थी उसके बारे में पढ़ लिया। अब आप पेनार नदी की जो 1-2 मुख्य विशेषताएं बस उतना आपको पता होना चाहिए। पेनार नदी है जो आंध्र प्रदेश के कोलार खान से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोलार खान से संबंधित है। तो कोलार खान से होते हुए, क्या नाम है? कोलार खान से होते हुए ये नदी आगे कहां प्रवाहित हो रही है? आंध्र प्रदेश में अपना तट बना रही है। कोलार हट्टी खाना के बारे में आपने सुना ही है ना, तो बस वही है। कोलार खान से होते हुए पेनार नदी बंगाल की खाड़ी में गिर रही। एक पॉइंट तो ये पता होना चाहिए किस राज्य से संबंधित है, दूसरा पॉइंट आंध्र प्रदेश से, तीसरा पॉइंट ये पता होना चाहिए कि भाई इसका किन 2 नदियों के मध्य है। कई बार कंफ्यूजन बढ़ाने के लिए आपको कृष्णा और कावेरी के मध्य, तो आपको मैप में ये भी पता होना चाहिए ये नदी है जो कृष्णा और कावेरी के मध्य प्रवाहित होती है। ठीक है, ये कृष्णा नदी, ये कावेरी नदी, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए, एक और महत्वपूर्ण नदी है वो है कावेरी। तो कावेरी नदी की बात करें तो किसी भी नदी से पहले हम लोग ये देखते हैं कि भाई इसका उद्गम क्षेत्र और विस्तार कहां से कहां तक है। तो कावेरी नदी है जो कावेरी नदी का जो प्रवाह है उससे पहले हम लोग उद्गम क्षेत्र देख लें। इसका उद्गम क्षेत्र है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। दोस्तों ये जो उद्गम क्षेत्र मैं बता रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। उद्गम क्षेत्र किन किन राज्यों से होकर प्रवाह हो रही है या सहायक नदियां, इनमें से तो क्वेश्चन हर बार आते ही हैं, कोई भी एग्जाम हो चाहे अलग अलग तरीके से आते हैं बट आते जरूर है। तो आपको मैप के माध्यम से पढ़ोगे तो किसी प्रकार की क्वेश्चन कितना भी घूमेगा आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो अगर बात करें कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कहां पर है?
कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होते हुए आगे कहा तमिलनाडु में कहा गिर रही है, बंगाल की खाड़ी में। अब आप बोलोगे परवा तो इनका किन किन राज्यों से संबंधित है, कर्नाटक और तमिलनाडु में, मतलब इन नदी का जो प्रवाह है जो 2 राज्यों से संबंधित है। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि ये नदी जब बनती है जिसके आसपास छोटे छोटे खूब नदियां होती हैं, तभी ये नदी वर्ष भर चलती रहती है। ठीक है, कुछ टाइम भले जो भी हो, लेकिन इस नदी में जो नदी का प्रवाह है वो रेगुलर बना रहता है कुछ छोटी छोटी नदियों के कारण। तो दोस्तों हाल ही में इसके विवाद का समाधान भी सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो करंट में अलग से पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए किन किन राज्यों से संबंधित इसका विवाद है। तो विवाद दोस्तों 4 राज्यों में है। इसका प्रवाह है, आपको ये ध्यान रखना, इसका प्रवाह या विस्तार है जो किन किन राज्यों से संबंधित है, कर्नाटक और तमिलनाडु। अगर विवाद की बात करें 4 किन देशों के मध्य विवाद था, ये एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं, तब आपको ये पता होना चाहिए। विवाद की बात करें तो एक तो हो गया कर्नाटक, दूसरा हो गया तमिलनाडु, तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश और चौथा हो गया केरला। क्लियर हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरला। तो इन 4 राज्यों के मध्य विवाद था। हाल ही में 2019-20 में सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड कुछ फैसला दिया था। उसके बारे में जब हम लोग करंट का टॉपिक लेंगे, ठीक है, करंट की सीरीज लेंगे ना, उसमें हम लोग एक एक करके सब करंट के इश्यू क्लियर करेंगे। अभी आपको जो स्टैटिक पार्ट का पोर्शन है उसको अच्छे से कवर करना है। तो ये इसमें उसका उद्गम कहाँ पर है, कावेरी नदी का कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से होते हुए ये कर्नाटक से आगे तमिलनाडु में कहाँ प्रवाहित हो रही है, बंगाल की खाड़ी में गिर रही है। बस इतना आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें और क्या विवाद की स्थिति हो सकती है, इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है भाई जो ये कावेरी नदी है इसमें जो जल का सोर्स क्या है। भाई इस नदी का कुछ तो स्रोत होगा, भाई इसमें पानी कहाँ से आ रहा है। तो स्रोत की बात करें तो स्रोत इसके 2 है। 2 कौन कौन से, एक तो हो गया दक्षिण पश्चिम मानसून। जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसके माध्यम से क्या होता है, ये आपको पता है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम मानसून आता है तो इससे पर पश्चिमी घाट से जब ये टकराता है तो यहाँ पर क्या करता है, खूब बारिश करता है। तो खूब बारिश करता है तो ये नदियां इसी के माध्यम से फ्लो होता है। तो एक स्रोत तो ये होगा कि इसके माध्यम से इस नदी में जल आता है। ठीक है, कौन सा, दक्षिण पश्चिमी मानसून। जब हम लोग जलवायु के बारे में पढ़ेंगे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून क्या होता है एक एक करके विस्तार से जानेंगे। लेकिन अभी आपको ये तो पता होना चाहिए जल के, कावेरी नदी के जल के 2 स्रोत हैं, कौन कौन से, दक्षिण पश्चिमी मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून। अब आप बोलोगे उत्तर पूर्वी मानसून का इससे क्या संबंधित है, ठीक से देखिए दोस्तों, अभी मैं ज्यादा तो नहीं बता रहा हूँ बट 1-2 पॉइंट बता देता हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून है, यहाँ से आते हुए पश्चिमी घाट से टकरा रहे हैं। तो पश्चिमी घाट से टकराएगा क्या होगा, यहाँ पर वर्षा हो रही है, तो इस वर्षा से आपको पता है ये ब्रह्मगिरी पहाड़ी है जो पश्चिमी घाट से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर इससे एक तो ये स्रोत हो गया। उत्तर पूर्वी मानसून की बात करें तो उत्तर पूर्वी मानसून में आपको पता है उत्तर पूर्वी मानसून एक शाखा ये आ रही है, लेकिन इसी शाखा से संबंधित होते हुए थोड़ा हिस्सा बंगाल की खाड़ी से, यहाँ से जो भी आर्द्रता इकट्ठी करके आगे कहाँ टकराता है, कोरोमंडल तट पर। तो कोरोमंडल तट पर टकराता है तो फिर यहाँ पर बारिश तो करेगा ना, तो यहाँ बारिश होगी तो ये भी दूसरा सोर्स बन जाता है। इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, 5-7 वीडियो बनाने पड़ेंगे तो बढ़ेंगे। जलवायु को हम लोग पूरा डिटेल में समझेंगे, किस प्रकार मौसम की क्रियाविधि है, मौसम से लेके बारिश कैसे होती है, किस टाइम में क्या होता है, उसके बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी आपको इतना पता होना चाहिए, कावेरी नदी के जल के 2 सोर्स हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब ये तो क्लियर हो गया भाई विवाद किन किन के मध्य है, इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, कौन कौन से राज्यों से इसका प्रवाह है, विवाद किन किन राज्यों के मध्य है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे आप हेडिंग डाल दीजिए इसी की, कावेरी की सहायक नदियां। सहायक नदियों से सवाल बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। तो सहायक नदियों में आपको ये ध्यान रखना है, ये सहायक नदियां हैं, एक एक नाम से, क्या नाम है, सिमसा, अर्कावती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लोकपावनी और लक्ष्मण तीर्थ। ये जो है किसकी सहायक नदियां हैं, कावेरी की जो सहायक नदियां कौन कौन सी है, सिमसा, अर्कावती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लोकपावनी, लक्ष्मण और लक्ष्मण तीर्थ। तो इसमें से कंफ्यूजन अक्सर दोस्तों आपके यहाँ होता है अमरावती और इंद्रावती में। तो यहाँ पर आप कंफ्यूज होके इधर का डाल देते उधर में, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है अमरावती। अक्सर ऑप्शन में इस टाइप के ये देते थे, इसमें ध्यान देना है। ये जो ऑप्शन है
यूपीएससी जैसे एग्जाम में कुछ स्टेटमेंट में इस टाइप के डाल देते हैं तो अपन लोग सीधा गोदावरी में चले जाते हैं, लेकिन नहीं दोस्त, आपको ध्यान रखना अमरावती इससे संबंधित है और इंद्रावती इससे संबंधित है, ठीक है, गोदावरी से, और ये कावेरी से संबंधित है। तो ये आपको सहायक नदियां हैं जो ये आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ये आपको उम्मीद कर रहा हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए, ये सहायक नदियां दोस्तों 2-3 बार मैप के माध्यम से जब देखोगे तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब आप आगे हेडिंग डाल दीजिए वैगई नदी। क्या नदी है? वैगई नदी। तो ये आपको वैगई नदी की बात करें तो वैगई नदी में हम लोगों को बस किस राज्य से संबंधित है और इसका उद्गम क्षेत्र क्या है, बस ये 2 चीज आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले किस राज्य से संबंधित है? ये है तमिलनाडु राज्य से, ठीक है। इसका उद्गम क्षेत्र है जो परशुनाथ पहाड़ी है, परशुनाथ हिल या परशुनाथ पहाड़ी है जो यहाँ से निकलते हुए ये यहाँ आपको पता है पाक जल संधि है, ठीक है। ये रामेश्वरम, यहाँ पर रामेश्वरम और धनुषकोटी यहाँ आपको अब यहाँ समझ में आ जाएगा जब मैं इसको अलग से बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए पार्श्वनाथ हिल से होते हुए वैगई नदी है जो पाक जल संधि के पास में या रामेश्वरम के पास में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्लियर हो गया? ये आपको पता होना चाहिए वैगई नदी है। इसके अलावा अगली हेडिंग डाल सकते हैं ताम्रपाणी। ताम्रपाणी नदी है जो किससे संबंधित है? ये भी तमिलनाडु से संबंधित है, और ये जो तमिलनाडु से संबंधित है, लेकिन ये जो अगस्त्यमलाई चोटी है किसकी है? कार्डमम पहाड़ी की जो चोटी है उसका नाम है अगस्त्यमलाई। तो कार्डमम पहाड़ी के अगस्त्यमलाई चोटी से होते हुए ये कहाँ गिर रही है? ये दोस्तों यहाँ पर मन्नार की खाड़ी में गिर रही है। आपको पता है यहाँ पर धनुषकोटी रामेश्वरम का है, यहाँ श्रीलंका है, ठीक है। ये तो ये पाक जलमंडल हो गया, ठीक है, और ये हो गई मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो ये नदी कहाँ गिर रही है? अगस्त्यमलाई चोटी। अगस्त्यमलाई चोटी किस पर है? किस पहाड़ी से संबंधित है? अगस्त्यमलाई चोटी है कार्डमम पहाड़ी, जिसे अपन लोग इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं। तो कार्डमम पहाड़ी चोटी पर, कार्डमम पहाड़ी की अगस्त्यमलाई चोटी से होते हुए ताम्रपाणी नदी मन्नार की खाड़ी में गिर रही है। खाड़ियों के बारे में मैंने पूरा वीडियो विस्तार से पढ़ा है, तब आप ये चीज उसमें और डिटेल में देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों बंगाल की खाड़ी की जो मुख्य एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट था उसमें सारे के सारे कंप्लीट हो गए। प्रायद्वीपीय पार्ट में हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी अरब खाड़ी की नदियों के बारे में जाना, और आज वाले वीडियो में हम लोगों ने बंगाल की खाड़ी की नदियों के बारे में विस्तार से जान लिया है। तब आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो में दोस्तों आपको कुछ भी पॉइंट वीक लगा हो या किसी प्रकार की कोई कमी रही हो, आप सुझाव दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।